सभी को सुप्रभात। मैं शिष्टपद में अपने बीए पाठ प्रश्न हिंदी साहित्य में प्राचीन मध्यकालीन काव्य जो अपना प्रथम प्रश्न पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पाठ्यक्रम पर चर्चा की। पाठ्यक्रम अपना क्या रहेगा उस पर हमने चर्चा की। सबसे पहले जो अपना पाठ्यक्रम में था पृथ्वीराज राजस्व पद्मावत समय चंद वरदाई द्वारा रचित, उस पर आज हम प्रसंग व्याख्या करेंगे। जो हमारा नवीन पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार हम एक एक पद है उनके उस पर प्रसंग व्याख्या करेंगे। इसी प्रकार से डोला मारू में अब की बार बदलाव हुआ है। अमीर खुसरो विद्यापति कबीर के पद है उनमें काफ़ी बदलाव हुआ है। अब की बार सहजोबाई के जो पद थे हमारे पाठ्यक्रम से उनमें बदलाव करते हुए उनकी जगह रैदास के पद को समाहित किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज हम नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं पृथ्वीराज राजस्व पद्मावत समय पृथ्वीराज राजस्व इस पर चर्चा करेंगे आज। सबसे पहले पद्मावती समय का जो कथानक है उस पर चर्चा करेंगे। कथानक पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमें कथानक पता चल गया तो हमें जो इसकी व्याख्या करेंगे तो उसमें आपको आसानी रहेगी। इसका जो मुख्य बातें हैं वो आपको बताई जाएगी कि इसमें क्या अपने पृथ्वीराज राजस्व में पद्मावत समय में क्या बताया है, कवि है चंद वरदाई उन्होंने क्या बताया है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आप अपना रजिस्टर में साथ में जैसे मैं यहाँ से आपट पे अंकित करूँ तो साथ में आप अपना रजिस्टर में अंकित करते जाए। पाठ्यक्रम आपने मैं आशा करता हूँ कि रजिस्टर में लिख लिया होगा, उसी हिसाब से हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। धीरे धीरे ही सही हम अपनी जो मंजिल है उसको प्राप्त कर लेंगे। कहते ना धीरे बना धीरे में सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे ही कोई चलता है तो कहते हैं वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। अचानक कोई कार्य करना चाहे तो वो नहीं होता। एक जगह एक दोहा आता है ना कि एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, रहमन मूल सिची को फूल फले खाए। कहते हैं एक को कार्य को पूर्ण करो फिर दूसरे कार्य को पूर्ण करो, इसी प्रकार से आगे कार्य को पूर्ण करते जाए तो सब कार्य हो जाएंगे। अचानक ही हमारे पास समय का अभाव हुआ, पहले लापरवाही में समय व्यतीत कर दिया, फिर अचानक हम किसी चीज़ को बाहों में भरना चाहा तो कहते सब सादे सब जाए, सभी को साथ में से सब चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? रहीम जी कहते हैं रहीम मूल सिंची को, कहते पेड़ है उसकी जड़ है उसकी मूल है, उसमें पानी डालते रहो, फूल फले आगाए, आपको फूल भी उसमें प्राप्त होंगे और आपको फल भी प्राप्त होंगे, आपको तृप्ति भी होगी। तो इसी क्रम में हम चले पद्मावत समय पृथ्वीराज राजस्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कथानक। तो इसमें क्या क्या बताया है कथानक में, किस प्रकार से ये जो कथा का जो सार नियम है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो कथानक में सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पृथ्वीराज राजस्व। पृथ्वीराज राजस्व है जो एक क्या है, पृथ्वीराज राजस्व एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 6-9 अध्याय है। कितने अध्याय हैं? 6-9 अध्याय है। और हम जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 20वां अध्याय। 20वां अध्याय में हम चर्चा करेंगे
टोटल आदाय इनके 69 है। और हम जो इसमें चर्चा करेंगे हमारे पाठ्यक्रम में है उसमें अध्याय 20 है, उस पर चर्चा करेंगे। इसमें जो 20वां खंड है ये जो पृथ्वीराज चौहान का यहाँ वर्णन किया गया है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आपने सुना होगा। इससे पहले पृथ्वीराज के जो वंश है उनके माता पिता के बारे में चर्चा करेंगे, इनके जो कहाँ के ये राजा थे उसमें चर्चा करेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान और समुद्रगुप्त नरेश विजयपाल की पुत्री राजकुमारी पद्मावत का यहाँ को क्या है कि विवाह का वर्णन किया गया है। तो दोबारा सुने कि पृथ्वीराज चौहान और समुद्र शेखर विजयपाल की पुत्री पद्मावती का जो विवाह है उनका यहाँ रोचकता के साथ वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम लिखें कहाँ से कथानक शुरू होता है। समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल, एक नंबर में डालिए, समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल। ये विजयपाल कौन है, कौन कहाँ का ये स्वामी है, इसके बारे में आप चर्चा करें। सबसे पहले जो हमारा प्रथम टॉपिक आया है समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल। तो क्या बताया है, पद्मावत जो समय है इसके प्रारंभ में समुद्र शिखर के स्वामी विजयपाल का वर्णन किया गया है। इसमें स्पष्ट किया है कि पूर्व दिशा में एक गढ़ है, पूर्व दिशा में एक क्या है, गढ़ है, उसका नाम है समुद्र शिखर। पूर्व दिशा में एक गढ़ है, उसका नाम समुद्र शिखर बताया। और विशाल दुर्ग है, अनेक दुर्गों का ये स्वामी है। देखो दुर्ग थे पहले, उस सभी दुर्गों का जो स्वामी है, राजा है, वो कौन सा है, समुद्र शिखर है। वहाँ का राजा कौन है, विजयपाल। अब यहाँ आपके प्रश्न में आई होगी, सबसे पहले समुद्र शिखर का स्वामी गढ़ है, ये किला है, ये दुर्ग है, इसका स्वामी कौन है, विजयपाल। ये सब दुर्गों का क्या है, स्वामी है। और आगे बताया कि इनके पास धन संपत्ति विशाल सेना इनके पास विद्यमान थी। इनके पास बताई विजयपाल के पास थी। और इनके जो राजा थे, अन्य दुर्गों के जो राजा थे वो इनकी सेवा करते थे, अन्य दुर्गों के राजा इनकी सेवा करते थे। और इस प्रकार से ये जो वीर था वो अद्वितीय वीर था, कौन, विजयपाल। सबसे पहले समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल का यहाँ नाम आता है, किसमें, कथानक में। और कथानक है हमारा पृथ्वीराज समय। और इस का जो लेखक है, कवि है, इस पृथ्वीराज किसने लिखा, तो एक अपने शास्त्र नोट कर लीजिए, चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज लिखा। तो यहाँ ये आपका प्रथम जो टॉपिक है समझ में आया। अब चलते हैं आगे, जो राजा विजयपाल का वैभव, राजा विजयपाल का ये कैसा राजा था, इनके बारे में यहाँ बताया है कि विजयपाल एक साहसी और कहते हैं शौर्य का वर्णन, शौर्य वीर था ये विजयपाल था। जो इसमें कहते हैं कि इनके 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी। कितने पुत्र, 10 पुत्र और एक पुत्री। विजयपाल के 10 पुत्र एक पुत्री थी और रानी का नाम था इनकी जो विजयपाल की, उनका नाम था परमसेना। क्या नाम था, परमसेना। इनकी जो पत्नी थी, रानी थी, इनके पद्मसेना था। पद्मसेना के गर्भ से जो बच्ची का जन्म हुआ उनका नाम था पद्मावती, उनका नाम था पद्मावती। अब आपके पास समझ में आ गई होगी, समुद्र शिखर का स्वामी विजयपाल की सेना के बारे में बताया, अपार धन संपदा इसके पास थी, उसके बारे में बताया। अब क्या बताया आगे
कि इनका जो वैभव था, इनके 10 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। इनकी जो रानी थी वो पद्मसेना थी। पद्मसेना के गर्भ से पद्मावती का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब क्या कहते हैं आगे देखो कि इनके जो राज दरबार था, उनके सदैव ही राज दरबार में नगाड़े नाद, अनहद नाद का क्या समय गूंजता रहता था, नगाड़े बजते रहते थे। और बताया आपको, जिस घर में, जिस गढ़ में, जिस किले में नगाड़े बजते हैं, ये शुभ संकेत होते हैं, यानी कि वहाँ खुशियाँ व्याप्त होती है। और यहाँ इन समुद्र शिखर में सदैव नगाड़े बजते रहते थे, पंच वाद्य यंत्र बजते रहते थे दरबार में। और इतना ही नहीं, कहते हैं 10,000 सैनिक घुड़सवार थे। 10,000 सैनिक घोड़ों पर सवार रहते थे और इनके पास 10,000 सैनिक घुड़सवार और हाथियों पर सवार सदैव ही विद्यमान रहते थे विजयपाल के सेना में, राज दरबार में। इस प्रकार से कवि ने यहाँ वर्णन किया। कवि है चंद्रवरदायी, पृथ्वीराज राजवंश, पद्मावत समय। ये अपना अपने मस्तिष्क में अंकित कीजिए कि पद्मावत समय हम पढ़ रहे हैं और पृथ्वीराज राजवंश जिनका लेखक है चंद्रवरदायी। अब यहाँ तक आगे देखो कि पद्मावती, अब इनके बाद में 3 नंबर में लिखे पद्मावती। अब आपको पता चला कि पद्मावती किनकी पुत्री थी, विजयपाल की पुत्री थी। माता का नाम था पद्मसेना, इनके भाई 10 थे। यहाँ तक हमें पता चला। एक राजा की पुत्री थी, इनके राज दरबार में 5 जो वाद्य यंत्र थे वो सदैव बजते रहते थे। यहाँ तक हमें पता चला। अब ये जो पद्मावती है, ये क्या है, अप्रीतम सौंदर्यवती है। इनकी सुंदरता अद्वितीय है। इतनी सुंदरता लिए हुए आपको मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत पढ़ा होगा, उसमें भी आपने सुना था। अब इसमें देखो आगे ये बताया है कवि ने, इसमें बताया कि इनका जो नक्शिक का वर्णन किया गया है चंद्रवरदायी द्वारा पद्मावती का। पद्मावती कहते हैं कि 16 कलाओं से, चंद्रमा की जो 16 कलाएं हैं वो इनमें विद्यमान थी। चंद्रमा कहते हैं कि आसमान से उतरकर इनके पास आते हुए इनके रूप सौंदर्य का पान करता था। देखो बाल में जब ये छोटी अवस्था में थी तभी चंद्रमा इनके पास आता, कहते ना मन कला शशि बान कला 1600 बने। ऐसी जो रूप सौंदर्यवान थी वो थी पद्मावत। तो चंद्रमा के 16 कलाओं में इनके शरीर का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और फिर आगे बताया है कि इसकी जो भी इनके उपमान दिए जाते थे सुंदरता के, वो फीके लगने शुरू हो गए थे कि इनके साथ किसी की तुलना हो ही नहीं सकती थी। ऐसी इनके शरीर में क्या थी, आपा प्रकाशमान थी इनके शरीर की कांति, ऐसी सुंदरता लिए हुए थी। इस प्रकार कवि ने यहाँ पे बताया। आगे देखो कि पद्मावत अपने सखियों के साथ, पद्मावती अपने सखियों के साथ क्रीड़ा करना। उस समय, आजकल तो ये परंपरा लुप्त हो चुकी है, उस समय क्या हुआ करता था कि सखियां इकट्ठी होकर साथ में अपने क्रीड़ा किया करती थी, खेलती थी। तो ये पद्मावती अपनी सखियों के साथ वन में घूमती है, राजमहल से बाहर बाग में क्रीड़ा करने के लिए आती है। और वहाँ अचानक इनको उन्होंने देखा, पद्मावती ने एक तोते को देखा, एक सुख को देखा। पद्मावती ने एक सुख को देखा, सुख ने किसको देखा, पद्मावती को देखा। क्यों देखा? क्योंकि इनका जो रूप सौंदर्य था वह अपार था। ऐसा तोते ने इनका रूप सौंदर्य को देखा। तो आपको पता होगा कि ये जो तोता होता है ये लोभी होता है दाड़िम का, तो इन्होंने उनके अदर को दाड़िम समझा और झपटा उन पे।
उनके अधर को झपटा। जैसे ही वो झपटी मारी तोते ने, शुक ने, तो कहते हैं पद्मावती ने उस तोते को उसी समय अपने हाथों से पकड़ लिया और अपने राज दरबार, अपने महल में ये तोते को लेके आ गई। पद्मावती अपनी सखियों के साथ जब क्रीड़ा करने जाती है तो अचानक उनको वो जो शुक तोता मिलता है, उसको वो तो तारीफ समझकर उस पर झपटता है और पद्मावती उसको हाथों में जकड़ लेती है और अपने महल में, राज दरबार में ले आती है और उस तोते को पिंजरे में, एक सोने के पिंजरे में बंद कर लेती है। आपको पता ही है कि राजा की पुत्री है तो उसको जो पिंजरा होगा वो किसका होगा? सोने का होगा। उसमें वो अत्यधिक सुंदर था, तोता था, जिसे मलिक मोहम्मद जायसी ने उसका नाम हीरामन रखा था। इसी प्रकार इस तोते को वो पिंजरे में रख लेती है, उनके गुणों का व्याख्यान करती है और उधर वो उनके रूप सौंदर्य को देखता रहता है तोता पद्मावती के, और सोचता रहता है कि ऐसी दिव्य शक्ति है ये, इसका वर हो वो तो उच्च कुल का ही होगा। तो ये अपने सोने के पिंजरे में कैद तोता मन ही मन शिव और पार्वती की वंदना करता है। कहता है कि पद्मावती को जो भी वर मिले वो उच्च कोटि का हो, और ऐसा करता है इसमें मन में विचार आया तो उच्च कोटि का जो वर होगा वो कौन होगा? पृथ्वीराज होगा। वो कौन होगा? पृथ्वीराज होगा और पृथ्वीराज ही होना चाहिए। ऐसा ये तोता था, ये प्रकांड पंडित था, इसलिए ये एक मनुष्य की वाणी बोलता था, मनुष्य की वाणी बोलता था। पद्मावती को ये कथाएं सुनानी प्रारंभ कर दी। अब पद्मावती ने अपने सखियों के साथ खेलना, क्रीड़ा करनी बंद कर दी और तोते के पास रहना पसंद करने लगी, क्योंकि तोता अब उनको ये कथाएं सुनाता और पृथ्वीराज के गुणों का व्याख्यान करता। पृथ्वीराज कहते हैं दिल्ली का नरेश है पृथ्वीराज, उनके गुणों का व्याख्यान करता और उनके कथाओं में पद्मावती रुचि लेने शुरू कर दी। तो आगे देखो पद्मावती और शुक का संवाद। पद्मावती और अब बात चल रही है तो उस तोते से और पद्मावती से बात करते करते तो कहते हैं पद्मावती ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? शुक से पूछा और तोते से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, किस देश में रहते थे आप? तो उन्होंने, तोते ने बताया। तो क्या कहते हैं? तोते ने बताया कि मैं भी दिल्ली नगर का एक राजा है वहाँ मैं रहता हूँ। और फिर उनकी लालसा हुई उनके बारे में पूछने की पद्मावती को। तो कहते हैं कि एक दिल्ली नगर है, बहुत बड़ा दुर्ग है वहाँ पे, और उस दुर्ग का स्वामी है वो इंद्र का अवतार है, वो है चौहान वंशी राजा पृथ्वीराज, वहाँ राज्य करता है। पृथ्वीराज वहाँ राज्य करता है, साधारण राजा नहीं है। अन्य राजा उनकी क्या करते हैं? चाकरी करते हैं। जैसे समुद्र शेखर के बारे में, विजयपाल के बारे में बताया, इसी प्रकार पृथ्वीराज के बारे में तोते ने बताया। किनको बताया? पद्मावती को। कहते हैं कि उन्होंने पृथ्वीराज इतना बलशाली है कि गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन को 3 बार पराजित किया है। गजनी के जो सुल्तान है शहाबुद्दीन को कितनी 3 बार पराजित किया है। उनकी जो प्रतिष्ठा थी उनको धूल में मिला दिया पृथ्वीराज ने, ये बात बताई। अब आगे देखो पृथ्वीराज के गुणों का वर्णन। पृथ्वीराज के गुणों का वर्णन। पृथ्वीराज के गुणों का वर्णन अब बता रहे हैं। तो तोता बता रहे हैं पद्मावती के गुणों का वर्णन में बताया कि उनके जो पृथ्वीराज का धनुष है वो लोहे की प्रत्यंता चढ़ती है। उनकी धनुष राजा है, वो शब्द बाण मारता है। कौन सा बाण मारता है? शब्द बाण मारता है। वो राजा इतना बली है
और इतना क्या है, कर्ण के समान वो दानी है। कर्ण का नाम सुना होगा आपने, कर्ण दानी है। इसी प्रकार से ये राजा पृथ्वीराज है, ये कर्ण के समान दानी है। राजा हरिश्चंद्र के समान ये शीलवान है। राजा हरिश्चंद्र के समान शीलवान राजा है। राजा विक्रमादित्य के समान अद्भुत साहसी वीर है जो पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज का वर्णन यहाँ पे बताया, ऐसा बताया तो पद्मावती उनके बारे में, पृथ्वीराज के बारे में सुन रही थी। इनका शरीर, इनका जो शरीर था, मन था, वो रोमांचित हो उठा और मिलने की तड़प पैदा हुई। किनसे मिलने की? पृथ्वीराज से मिलने की तड़प पैदा हुई। और आगे देखो, पद्मावती के लिए वर खोजना। आज 7 नंबर, पद्मावती के लिए वर खोजना। आगामी सुने कि जैसे ही पहले बाल्यावस्था में थी, जैसे ही यौवन की सीढ़ियों पर पैर रखा पद्मावती को, तो सबसे पहले अपनी माता को चिंता होती है बेटी की। फिर माता ने बताया, पद्मसेना ने राजा विजयपाल को पद्मावती के विवाह की चिंता के बारे में बताया। तो विजयपाल ने मन ही मन में वर खोजने के लिए एक पंडित जी को बुलाते हैं। और इधर पद्मावती पृथ्वीराज पर आसक्त हो जाती है और प्रेम, उनके ही प्रेम में पड़ जाती है। और अब क्योंकि ये जो पुत्री है पद्मसेना की, यानी विजयपाल की, अब यौन अवस्था में है, वर खोजने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जो सामग्री है उनको देकर विद्या करते हैं कि इनका वर खोज के आप लेके आओ। अब देखो, पुरोहित या पंडित जी, पुरोहित कुमायूं गुरु पहुंचना। 8 नंबर देखो, पुरोहित कुमायूं दुर्ग पहुंचना। अब जैसे पुरोहित को लगन सुपारी दी गई तो ये पहुंचते हैं वहाँ पे, कुमायूं दुर्ग में पहुंचते हैं। राजा के आदेश के हिसाब से वहाँ पहुंचते हैं और एक अच्छे वर की तलाश में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो कुमायूं दुर्ग है वहाँ वैभवशाली दुर्ग है। वहाँ पहुंचकर वहाँ उनको दुर्ग का राजा कुमोदमणि, देखना यहाँ का जो राजा था कुमोदमणि साहब, ये भी राजा शक्तिशाली राजा था। यहाँ इसके राजदरबार में ये पहुंच जाते हैं कुमोदमणि के। कुमोदमणि सामान्य राजा नहीं था, अतुलित धन संपत्ति इनके पास थी। और जो पुरोहित थे उन्होंने मन ही मन में विचार किया कि पद्मावती का वर तो यही हो सकता है, इनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। कुमोदमणि को पता चला कि पद्मावती का ये संबंध लेके आए हैं, तो उन्होंने प्रसन्नता के साथ, मन में आनंद उल्लास के साथ उस को स्वीकार किया और आनंद का अनुभव करने लगा। और उनके हत्थे में नगाड़े बजने लगे कुमोदनी राजा के। और कुमोदनी आगे का जो 9 नंबर आएगा वो देखना, कुमोदनी का कुमोदनी का बारात लेकर पहुंचना। कुमोदमणि का बारात लेकर पहुंचना। जैसे ही पुरोहित ने संदेश दिया कि समुद्र शिखर का स्वामी उनकी पुत्री पद्मावती के लिए आपका वर योग्य है, तो कुमोदमणि के हृदय में बाजे बजने लगे। तो ये बारात लेकर वहाँ पर समुद्र शिखर विजयपाल के राज दरबार में आते हैं। इसके बारे में यहाँ पर आगे का जो ये कथानक है उसमें बताया गया है। तो ये सेना लेके आते हैं पद्मावती, ये सगाई जो निश्चित कर दी जाती है, इस प्रकार से यहाँ आते हैं।
तो बताते हैं कि 10,000 घुड़सवार, 5,000 हाथी, असंख्य पैदल चलने वाले बाराती आए थे। तो महिलाओं ने अब उत्सुकता के साथ उस बारात को निहारना शुरू कर दिया और अपने जो वहाँ इस स्थिति में अपने घरों के दरवाजों के बाहर छतों पर महिलाओं ने देखना, उस बारात को निहारना शुरू कर दिया, क्योंकि एक राजा की पुत्री है कौन पद्मावती, उनका विवाह सामान्य विवाह थोड़ी हो सकता है। सभी उत्सुकता के साथ देखना शुरू कर दिया और इधर पद्मावती को पता चला कि मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरी जो शादी है वो कुमुदमणि के साथ हो रही है। तो ये तुरंत ही तोते को उस राजा के पास, पृथ्वीराज के पास संदेश भिजवाना चाहती है कि आप समय पर नहीं आए तो मैं अपनी जान गवा दूंगी। आप इस प्रकार से मेरा वर्ण कीजिए जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी का किया था। तो पद्मावती की जो व्यथा है वो व्यथा एक संदेश वाहक के रूप में तोते को सुनाई। तोता वहाँ से कहाँ पहुँचता है, दिल्ली पहुँचता है पृथ्वीराज के पास, और पृथ्वीराज को ये कथा बताता है कि आपके वियोग में व्याकुल बेचैन पद्मावती आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही ऐसी बात सुने पृथ्वीराज ने तुरंत ही वहाँ समुद्र शिखर विजयपाल के राज दरबार में जाने के लिए तैयारियां कर ली और अपने हाथी घोड़ों पर सवार होकर वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में जैसे पद्मावती ने संदेश दिया था कि शिव पार्वती के मंदिर में मैं पूजा अर्चना के बहाने आपसे मिलूंगी और आप भी वहाँ पहुँच जाना। जैसे ही वहाँ पर ये बारात उधर कुमुदमणि की आ जाती है, इधर से पृथ्वीराज अपने साथ सेनाओं के साथ वहाँ उपस्थित शिव मंदिर में हाजिर होते हैं तो देखते हैं कि इधर से पद्मावती वहाँ अपने पता चला, शुक ने संदेश दिया कि पृथ्वीराज अपने आपके राज दरबार में पहुँच चुके हैं। तो पद्मावती ने अपने मेले कपड़े थे, मेली साड़ी थी, उसको उतारी और 16 श्रृंगार किया। कहते हैं ऐसा श्रृंगार किया कि जो षष्ठी के जो लावनीय पदार्थ थे, जो षष्ठी में जो भी विद्यमान थे, वो सब लज्जित हो गए। और उस शिव मंदिर में जाकर देखा कि पृथ्वीराज को देखा तो पहले तो घूंघट को थोड़ा सा उठा के देखा, फिर लज्जा का भाव आया और जैसे इशारों से उनको समझाया और जैसे अवसर पाकर पृथ्वीराज ने उनका हाथ पकड़ा और अपने घोड़े पे बिठाकर वहाँ से कूच कर दिया। जैसे ही पता चला राज दरबार में इस प्रकार से घटना घटित हुई तो सारा राज दरबार के जो भी सैनिक थे, उधर कुमुदमणि के सैनिक थे, वो उनके पीछा करते दिल्ली तक पहुँच गए। दिल्ली तक आपस में इनका घमासान युद्ध होता है। कहते 500 आदमी, 500 जो वीर थे वो कुमुदमणि के मारे जाते हैं। इधर से 50 वीर इनके पृथ्वीराज के मारे जाते हैं और आखिर में इनको बंदी बना लिया जाता है कुमुदमणि को। और फिर बाद में इनको जो नुकसान हुआ उनकी भरपाई करने के लिए कुमुदमणि को छोड़ देते हैं और बाद में ये समुद्र शिखर में उल्लास हो जाता है वापिस और पृथ्वीराज आनंदित हो जाते हैं और उनका जो हरण किया। बाद में जैसे ही पृथ्वीराज ने अपने वहाँ शिव मंदिर में दिल्ली में जाके अपनी शादी का वर्ण करते हैं, पुरोहितों को बुलाते हैं, इधर मंगलाचरण गीत गाया जाता है और दोनों प्रेम बंधन में बन जाते हैं। ये हमारा कथानक था। ये कथानक के हिसाब से हम जैसे ही आगे चलेंगे, जैसे जैसे व्याख्या करेंगे तो हमें बड़ी आसानी रहेगी कि ये बातें थी, इस पृथ्वीराज रस में क्या बताया गया है। मोटे तौर पे एक आपको कहानी के माध्यम से या कथानक के माध्यम से आपको यह अवगत करवाया गया। सबसे पहले हमें समुद्र शिखर के वहाँ ध्रुव के बारे में बताया, वहाँ ध्रुव का स्वामी कौन था उसके बारे में चर्चा की। इस प्रकार से हमने इस बारे में आज हमने चर्चा की है। इनका कथानक आज हमने पढ़ा है। कल हम पढ़ेंगे इनके जो सबसे प्रथम जो पद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मन हो कला शशि बान कला 1600 बनित। इस प्रकार से आगामी अब हमारा आगे से आगे कदम दर कदम हम आगे से आगे चलते रहेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।